नमस्कार। अपने पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ पेरेंटिंग पर अर्थात बच्चों के पालन पोषण पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर अपने विचार साझा किए थे कि बच्चों का मन बहुत ही कोमल और भावुक होता है। वो बहुत ही सहजता और स्वाभाविकता से भरा हुआ होता है। उनका बाल मन हम प्रौढ़ों के तर्क वितर्क, कूटनीति से भरे आड़े टेढ़े व्यवहार के और प्रश्नों को समझ नहीं पाते। समझ तो नहीं पाते, पर वो चातुर्यपूर्ण कौशलपूर्ण जो व्यवहार हमारा होता है वो कहीं ना कहीं उसके स्फटिक जैसे साफ मन पर गहरे काले खुरदरे धब्बे छोड़ जाता है। बालक जिन माता पिता को इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान समझता है, जिन माता पिता को वो अपना भगवान मानता है, जिन्हें वो अपना आदर्श समझता है, जिन्हें वो एक अपना सुरक्षा कवच मानता है, वो सोचता है कि मेरे ऊपर कोई भी संकट आएगा तो है ना, मेरे माँ बाप बचा लेंगे मुझे। पर जब वही माँ बाप किसी परिस्थिति से मजबूर होकर या खुद गलत फहमी में उस बच्चे पर बिना वजह कोई शक करने लगे या उसको किसी ऐसे कृत्य का अपराधी मानने लगे जो उसने किया ही नहीं, और अपनी कूटनीति भरी पूछताछ से उसको ये विवश कर दें मानने के लिए कि वो अपराध उसने ही किया है, तो ऐसे माहौल में वो बच्चा टूट जाता है, बिखर जाता है और अपने आप को बहुत ही असहज और असहाय सा महसूस करता है। मानसिक यंत्रणा भोगता हुआ वो बालक झुंझला उठता है, क्रोध करने लगता है, अविश्वास और असुरक्षा उसे घेर लेती है। माँ बाप तो इन बातों को भूल जाते हैं, उनके लिए तो ये बातें आई गई हो जाती हैं, लेकिन बालक का जो कोमल मन मस्तिष्क है उस पर ये दुस्वप्न की तरह एक अमिट छाप छोड़ जाता है। और मैं आपको बता दूं, डरा नहीं रही हूं, पर मैं आपको बता दूं कि हमारे समाज में जो ये नर पिशाच घूम रहे हैं ना, आपराधिक प्रवृत्तियों वाले लोग, उनके शिकंजे में ऐसा बालक बहुत जल्दी फंस जाता है और एक सीधा साधा प्यारा सा बालक अपराधी बन जाता है। इस संबंध में मैंने आपके साथ जैनेंद्र कुमार की एक कहानी पाजेब का जिक्र किया था पिछली वीडियो में। इस कहानी में जैनेंद्र कुमार ने हमारे सामने दो बड़े महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सत्य हमारे सामने रखे हैं, एक बच्चे की दृष्टि से और एक माता पिता की दृष्टि से। मैं दोनों ही दृष्टिकोण आपके सामने रखना चाहूंगी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि यदि कोई बालक अनजाने में कोई अपराध कर भी बैठता है तो बाल अपराध के प्रति करुणा ही होनी चाहिए, रोष या क्रोध नहीं। प्रेम से ही हम उसकी इस आपराधिक प्रवृत्ति को मिटा सकते हैं, जीत सकते हैं, आतंक से नहीं। डर और त्रास से हम उसको दबा नहीं सकते। दूसरी तरफ जो बात उन्होंने दूसरी कही है वो ये कही है माता पिता की दृष्टि से कि हर माता पिता ये चाहता है कि उसका बालक ईमानदार और नैतिक मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण इंसान बने। कोई माता पिता नहीं चाहता कि उसका बच्चा चोरी करे, झूठ बोले। लेकिन जब माता पिता को ये लगता है कि उसका बच्चा चोरी कर रहा है या झूठ बोल रहा है या गलत कोई काम कर रहा है, तो माता पिता के खुद के मन में एक गिल्ट जागता है और माता पिता का जो प्रौढ़ मन होता है वो उस संतान को लेकर एक विकृति से भर जाता है।
उसके अंदर एक आक्रोश, एक आवेश और एक अपराध बोध पैदा होता है, जो उसको अंदर ही अंदर खाने लगता है, कचोटने लगता है। और इस कचोट के चलते वो कभी कभी कुछ ऐसा कर बैठते हैं, जैसा कि हमने पाजेब कहानी में देखा कि कोमल मन वाले आशुतोष को किस तरीके से उन्होंने अनजाने में मानसिक यंत्रणा भोगने के लिए मजबूर कर दिया। और कभी कभी तो माँ बाप अपने बच्चों से भी हाथ धो बैठते हैं। तो हमें बहुत ध्यान रखना है इस बात का कि बच्चों से क्या, कैसे, किस माहौल में, किस तरीके से बात कर रहे हैं। निकाल दीजिए मन में से वाली बात, ये बच्चे हैं, समझते नहीं हैं, या ये तो बच्चे हैं, भूल जाएंगे। नहीं, बच्चे सब समझते हैं, कहते नहीं हैं। बच्चे भूलते नहीं हैं, उनके अचेतन और अवचेतन मस्तिष्क में वो चीजें दब कर रह जाती हैं, जो भविष्य में एक बहुत बड़ी तूफान और बवंडर के रूप में हमारे सामने आती हैं। तो यदि आप इस तूफान और बवंडर से बचना चाहते हैं ना, तो आज जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित इस पाजेब कहानी को जरूर सुनिए। इसको सुनेंगे ना तो आपके सामने वो चित्र पैदा हो जाएगा, वो वातावरण आप देख पाएंगे, वो देशकाल आप देख पाएंगे, वो उद्देश्य आप देख पाएंगे, वो रास्ता आप देख पाएंगे, जिस रास्ते पे चलकर आपको अपने बच्चों का पालन पोषण करना है। और यदि आपने ऐसा कुछ किया है तो अपने आप को तुरंत सुधार लेना है। ये कहानी आपको एक बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचाएगी और आपके बच्चों के लिए मेरे ख्याल से एक मील का सब पत्थर साबित होगी। तो मैं आपको वो कहानी सुनाती हूँ प्लीज। बाजार में एक नई तरह की पाजेब चली है। पैरों में पड़कर वे बड़ी अच्छी मालूम होती है। उनकी कड़ियां आपस में लचक से एक साथ जुड़ी हुई हैं कि पाजेब को मानो निज का आकार कुछ है ही नहीं, जिस पांव में पड़े उसी के अनुकूल हो जाती है। पास पड़ोस में सबने, नन्ही और बड़ियों ने, सबने अपने पैरों में पाजेब पहनी हुई है। हमारी मुन्नी ने भी कहा, बाबूजी हम पाजेब पहनेंगे। बोलिए, भला कठिनाई से 4 बरस की उम्र और ये पाजेब पहनेंगी। मैंने कहा, कैसी पाजेब? बोली, वही जैसी रुक्मणी पहनती है, जैसी शीला पहनती है। मैंने कहा, अच्छा अच्छा। बोली, मैं तो आज ही मंगा के दो मुझे वो पाजेब। मैंने कहा, अच्छा भाई, आज ही सही। उस वक्त तो खैर मुन्नी किसी काम में बहल गई, लेकिन जब दोपहर को मुन्नी की बुआ आई तो वह मुन्नी बुआ के पीछे पड़ गई। बुआ ने मुन्नी को मिठाई खिलाई, गोद में लिया और कहा कि अच्छा तेरी पाजेब, अब के इतवार को जब मैं आऊंगी ना तो जरूर लेते आऊंगी। इतवार को बुआ आई, पाजेब ले आई। मुन्नी पहनकर खुशी के मारे यहाँ से वहां ठुमकती फिरी, रुक्मणी के पास गई, कहा, देख रुक्मणी मेरी पाजेब। शीला को भी दिखाई, सबने पाजेब पहनी। देखकर उसे खूब प्यार किया, तारीफ की। सचमुच वह चांदी की सफेद लड़ियों वाली पाजेब उस मुन्नी के पैर में बहुत ही सुंदर लग रही थी, सुगढ़ लग रही थी। और मुन्नी की खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। और हमारे महाशय आशुतोष, मुन्नी का एक भाई है आशुतोष, जो मुन्नी के बड़े भाई, पहले तो मुन्नी को सजी सजी देखकर बहुत खुश हुए और थोड़ी देर में ही उनके मन में भी एक लालसा जागी और वो भी बुआ के पीछे पड़ गए कि बुआ हमें भी बाइसिकल ला के दो। बुआ ने कहा, अच्छा बेटा, अब के तुम्हारे जन्मदिन पर हम बाइसिकल जरूर ला कर देंगे। आशुतोष बाबू ने कहा, हम तो अभी लेंगे। बुआ ने कहा, अच्छी अच्छी, तो कोई लड़की है? जिद तो लड़कियां क्या करती हैं, और लड़कियां रोती हैं, कहीं बाबू साहब रोते हैं? देखिए, इस बात में ध्यान रखना, बाबू साहब रोते हैं। आशुतोष बाबू ने कहा, हम बाइसिकल जरूर लेंगे, चलो जन्मदिन वाले दिन लेंगे। बुआ ने कहा, हाँ ये बात पक्की रही, जन्मदिन पर हम तुमको बाइसिकल दिलवाएंगे। इस तरह वह इतवार का दिन हंसी खुशी से पूरा हुआ। शाम होने पर बच्चों की बुआ चली गई। पाजेब का ये शौक घड़ी भर था, फिर उतार कर रख दी गई, जिससे कहीं खो ना जाए। पाजेब बहुत ही बारीक और सुबक वाली चीज थी, तो उसको संभाल के रख दिया गया। श्रीमती जी ने हमसे कहा, क्यों जी, लगती तो अच्छी है, मैं भी अपने लिए बनवा लूं? मैंने कहा, क्यों ना बनवाओ, तुम कौन सी 4 बरस की नहीं हो। खैर यह हुआ, पर मैं रात को अपनी मेज पर था। श्रीमती ने आकर कहा, तुमने पाजेब तो नहीं देखी? मैंने आश्चर्य से कहा, क्या मतलब?
बोली कि देखो ये मेज बेस पर कहीं है तो नहीं, एक तो है पर दूसरे पैर की पाजेब नहीं मिल रही है, जाने कहाँ रह गई। मैंने कहा अरे जाएगी कहाँ, यहीं कहीं देख लो मिल जाएगी। उन्होंने मेरी मेज के कागज उलटने पुलटने शुरू किए, अलमारी की किताबें टटोल डालने का मंसूबा दिखाया। मैंने कहा ये क्या कर रही हो, यहाँ कहाँ से आएगी पाजेब। जवाब में वह मुझे से पूछने लगी तो फिर मैं कहाँ देखूं। मैंने कहा तुम ही ने रखी है, तुम ही देखो। बतलाने लगी दोपहर के बाद कोई 2 बजे उतार कर दोनों को अच्छी तरीके से मैंने संभाल कर नीचे वाले बॉक्स में रख दिया था। अब देखती हूँ तो वहां पर एक तो है और दूसरी है गायब है। मैंने कहा कि तो चलकर वह हम इस कमरे में कैसे आएगी, भूल हो गई होगी, एक रखी होगी, एक वही कहीं फर्श पर छूट गई होगी, जाइए देखिए और ढूंढिए। इस पर श्रीमती कहाँ सुनी करने लगी कि तुम तो ऐसे ही हो, खुद लापरवाह हो, दोष उल्टे मेरे पर थोप रही हो। मैंने तो दोनों संभाल कर रखी थी। मैंने कहा संभाल कर रखी थी तो फिर यहाँ क्यों देख रही हो, जहाँ रखी है वहां जाकर देखो। श्रीमती बोली कि मेरा भी यही ख्याल है, हो ना हो कहीं ऐसा तो नहीं कि बंसी नौकर ने निकाल ली हो। मैंने रखी थी तो वो वहां मौजूद था। मैंने कहा तो उससे पूछो जाके। बोली वह तो साफ इनकार कर रहा है। मैंने कहा तो फिर। श्रीमती जोर से बोली तो फिर मैं क्या करूं, तुम्हें तो किसी बात की फिक्र ही नहीं है। डांट कर कहते क्यों नहीं उसको बंसी को बुलाओ और जरा पूछो उससे पाजेब के बारे में। मैंने कहा कि अच्छा तो उससे क्या कहना होगा, ये कहूं कि ला भाई पाजेब दे दो। श्रीमती झल्ला कर बोली तुमने तो उस नौकर को सर चढ़ा रखा है, डांट ना फटकार, नौकर ऐसे सिर ना चढ़ेगा तो क्या होगा। मैंने कहा तो मैंने बंसी से पूछा था, उसने नहीं ली, ऐसा मालूम होता है। इस पर श्रीमती ने कहा तुम नौकरों को नहीं जानते, वे बड़े छटे हुए होते हैं। बंसी चोर जरूर है, नहीं तो क्या फरिश्ते लेने आते हैं उस पाजेब को। मैंने कहा कि तुमने आशुतोष से पूछा। बोली पूछा था, वह तो खुद ट्रंक और बक्स के पीछे घुस घुस के देख रहा था और मेरी मदद कर रहा था, वह नहीं ले सकता। मैंने कहा उसे पतंग का बड़ा शौक है। बोली कि तुम तो उसे बताते बरसते कुछ हो नहीं, उम्र होती जा रही है, वह यूं ही रह जाएगा, तुम ही उसे पतंग की शय देने वाले हो। मैंने कहा कि जो कहीं पाजेब है वही पड़ी मिल गई होगी उसको। बोले नहीं नहीं, मिलती तो वह बता देता। खैर बातों बातों में मालूम हुआ कि उस शाम आशुतोष पतंग और डोर लेकर आया है। श्रीमती ने कहा यह तुम ही हो जिसने पतंग की उसे इजाजत दी, बस सारे दिन पतंग पतंग उड़ाता रहता है कि कहीं उसे, मैं सोचती हूँ एक ना एक दिन तोड़ ताड़ दूं उसकी इस डोर और पतंग को। मैंने कहा खैर छोड़ो, कल सवेरे पूछताछ कर लेंगे। सवेरे बुलाकर मैंने गंभीरता से उससे पूछा क्यों बेटा एक पाजेब नहीं मिल रही है, तुमने तो नहीं देखी। वह गुम हो गया, जैसे नाराज हो उसने सिर हिलाया कि उसने नहीं ली, पर मुंह नहीं खोला। मैंने कहा कि देखो बेटा ली हो तो कोई बात नहीं, सच सच बता दो। उसका मुंह और भी फूल गया और वह गुमसुम बैठा रहा। मेरे मन में उस समय तरह तरह के सिद्धांत आए। मैंने स्थिर किया कि अपराध के प्रति करुणा होनी चाहिए, रोष का अधिकार नहीं। प्रेम से ही अपराध प्रवृत्ति को जीता जा सकता है, आतंक से उसे दबाना ठीक नहीं। बालक का स्वभाव कोमल होता है, सदा ही उससे स्नेह से व्यवहार करना चाहिए। मैंने कहा बेटा, बहुत प्यार से कहा, बेटा आशुतोष तुम घबराओ नहीं, सच कहने में घबराना नहीं चाहिए। ली हो तो खुलकर कह दो बेटा, हम कोई सच कहने की सजा थोड़ी देंगे आपको, बल्कि सच बोलने पर हम आपको इनाम ही देंगे। आशुतोष तब बेटा सुनता रहा, उसका मुंह सूजा हुआ था, वह सामने मेरी आंखों में नहीं देख रहा था, रह रहकर उसके माथे पर बल पड़ जाते थे। क्यों बेटे तुमने ली तो नहीं? उसने सिर हिलाकर क्रोध से अस्थिर और तेज आवाज में कहा मैंने नहीं ली, नहीं ली, नहीं ली। यह कहकर वह रोने को हो आया। वह रोया नहीं, आंखों में आंसू रोक लिए। उस वक्त मुझे प्रतीत हुआ उग्रता दोष का लक्षण है। मैंने कहा देखो बेटा डरो नहीं, अच्छा जाओ ढूंढो, शायद कहीं पड़ी हुई मिल जाए, मिल जाएगी तो हम तुम्हें इनाम देंगे। वह चला गया और दूसरे कमरे में जाकर पहले तो एक कोने में खड़ा हो गया, फिर कुछ देर चुपचाप स्थिर खड़ा रहा, पाजेब की तलाश में लग गया। श्रीमती आकर बोली आशु से तुमने पूछ लिया, क्या ख्याल है? मैंने कहा संदेह तो मुझे आशु पर ही है, नौकर का ये काम नहीं है। श्रीमती ने कहा नहीं जी, आशु भला ऐसा क्यों करेगा? मैं बोला नहीं, मेरा मन जाने कैसे गंभीर प्रेम के भाव से आशुतोष के प्रति उमड़ रहा था। मुझे ऐसा मालूम होता था कि ठीक इस समय आशुतोष को हमें अपनी सहानुभूति से वंचित नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ अतिरिक्त स्नेह और समय देकर बालक को बातचीत करनी चाहिए। मुझे एक भारी दुर्घटना मालूम होती थी। मालूम होता था कि अगर आशुतोष ने चोरी की है तो उसका इतना दोष नहीं, बल्कि यह हमारे ऊपर बड़ा भारी इल्जाम है। बच्चे में चोरी की आदत भयावह हो सकती है, लेकिन बच्चे के लिए वैसी लाचारी उपस्थित हो जाए,
ये तो माँ बाप के लिए भी बहुत बड़ा बड़ा प्रश्न है, ये तो हमारी आलोचना है, हम खुद भी उस चोरी से बरी नहीं हो सकते। मैंने बुलाकर कहा, अच्छा सुनो, देखो मेरी तरफ देखो, ये बताओ पाजेब तुमने छुन्नू को दी है ना? वह कुछ देर कुछ नहीं बोला, उसके चेहरे पर रंग आया और गया। मैं एक एक छाया ताड़ना चाहता था। मैंने आश्वासन देते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं बेटा, हाँ हाँ बोलो बोलो, डरो नहीं, ठीक बताओ बेटे, कैसा हमारा सच्चा बेटा है ना, बताओ। मानो बड़ी कठिनाई के बाद उसने अपना सिर हिलाया। मैंने बहुत खुश होकर कहा, दिए ना छुन्नू को? उसने सिर हिला दिया। अत्यंत सांत्वना के स्वर में स्नेह पूर्वक मैंने कहा, मुंह से बोलो, छुन्नू को दिए ना? उसने कहा, आ हाँ। मैंने अत्यंत हर्ष के साथ दोनों बाहों में उसे उठा लिया, कहा कि ऐसे ही बोल दिया करते हैं अच्छे बच्चे। आशु हमारा राजा बेटा है। गर्व के भाव से उसे गोद में लिए मैं उसकी माँ की तरफ गया, उल्लास पूर्वक बोला, देखो हमारे बेटे ने सच का बोल दिया, पाजेब उसने चुन्नू को दी है। सुनकर माँ उसकी बहुत खुश हुई, उन्होंने उसे चूमा, बहुत शाबाशी दी और उसकी बलैयां लेने लगी। आशुतोष भी मुस्कुरा आया, एक उदासी भी उसके चेहरे से दूर हो गई। उसके बाद अलग ले जाकर मैंने बड़े प्रेम से पूछा, पाजेब चुन्नू के पास है ना? जाओ मांग लाओ। मांग सकते हो उससे? आशुतोष मेरी ओर देखता हुआ बैठा रहा। मैंने कहा कि जाओ बेटे ले आओ। उसने जवाब में मुंह नहीं खोला। मैंने आग्रह किया तो वह बोला, चुन्नू के पास नहीं है। तो वह कहां से देगा? मैंने कहा कि तो जिसको उसने दी होगी उसका नाम बता देगा। सुनकर वह चुप हो गया। मेरे बार बार कहने पर भी वह यही कहता रहा कि पाजेब चुन्नू के पास ना हुई तो वो देगा कहां से। अंत में हार कर मैंने कहा कि वह कहीं तो होगी। अच्छा तुमने कहां से उठाई थी? पड़ी मिली थी। और फिर नीचे जाकर तुमने उसको चुन्नू को दिखाई? हाँ। फिर उसने कहा कि इसे बेचेंगे? हाँ। कहाँ बेचने को कहा? कहा मिठाई लाएंगे? नहीं, पतंग लाएंगे? हाँ। सो पाजेब छुन्नू के पास रह गई? हाँ। तो उसी के पास होनी चाहिए ना, या पतंग वाले के पास होगी? जाओ बेटा उसे ले आओ, कहना हमारे बाबूजी तुम्हें इनाम देंगे। सुन, ध्यान ध्यान रखिए, आशुदेव केवल हाँ में जवाब दे रहा है, वह जाना नहीं चाहता था। उसने फिर कहा कि चुन्नू के पास नहीं हुई तो कहाँ से देगा? मुझे उसकी जिद बुरी मालूम हुई। मैंने कहा कि कहीं तुमने उसे गाड़ दिया है? क्या किया है? बोलते क्यों नहीं? वह मेरी ओर देखता रहा, कुछ नहीं बोला। मैंने कहा, कुछ कहते क्यों नहीं? तो गुमसुम सा रह गया और कुछ नहीं बोला। मैंने डपट कर कहा, जाओ जहां हो वहीं से पाइजेब लेकर आओ। जब वह अपनी जगह से नहीं उठा और नहीं गया तो मैंने उसे कान पकड़कर उठाया और कहा कि सुनते हो, जाओ पाइजेब लेकर आओ, नहीं तो घर में तुम्हारा कोई काम नहीं। उस तरह उठाया जाकर वह उठ गया, कमरे से बाहर निकल गया। निकलकर बरामदे में एक कोने में रूठा हुआ मुंह फुलाकर खड़ा रह गया। मुझे बड़ा क्षोभ हो रहा था। ये लड़का सच बोलकर अब किस तरह से घबरा रहा है, ये मैं समझ नहीं सका। मैंने बाहर आकर धीरे से कहा, जाओ जाकर चुन्नू से कहते क्यों नहीं हो? पहले तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब दिया तो बार बार कहने लगा कि चुन्नू के पास नहीं हुई तो वह कहां से देगा। मैंने कहा कि जितने भी उसने पैसे में बेची होगी वह दाम हम उसे दे देंगे, समझे? तुम जाओ और उससे पाजेब लेकर आओ। चुन्नू की माँ तो कह रही है कि उसका लड़का ऐसा काम नहीं कर सकता, उसने पाजेब नहीं देखी। जिस पर आज आशुतोष की माँ ने कहा कि नहीं, तुम्हारा चुन्नू झूठ बोलता है। क्यों रे आशुतोष, तूने दी थी ना चुन्नू को पाजेब? दूसरी ओर चुन्नू ने बढ़कर आया और हाथ फटकार कर बोला, मुझे नहीं दी। क्यों रे, मुझे कब दी थी? आशुतोष ने जिद बांधकर कहा, दी तो थी, कह दो नहीं दी थी क्या? नतीजा ये हुआ कि चुन्नू की माँ ने छुन्नू को भी खूब पीटा और खुद भी रोने लगी। कहती जाती थी कि हाय रे, हम चोर हो गए, कुलच्छनी औलाद जाने कब मिटेगी। बात दूर तक फैल गई। पड़ोस की स्त्रियों में पूछताछ होने लगी। श्रीमती ने घर लौटकर कहा कि चुन्नू और उसकी माँ दोनों एक से हैं। मैंने कहा कि तुमने ऐसी तेजा तेजी क्यों कर डाली? ये भी कोई बात? सुलझ जाती बातों से। बोली कि हाँ मैं तेज बोलती हूँ, अब जाओ ना तुम ही उसके पास से पाजेब निकलवा कर लाओ तो देखूं। मैंने कहा, पाजेब से बढ़कर शांति है और अशांति से तो पाजेब मिल नहीं जाएगी। श्रीमती बुदबुदाती हुई नाराज होकर मेरे सामने से चली गई। थोड़ी देर बाद चुन्नू की माँ हमारे घर आई। श्रीमती उन्हें लाई थी। अब उनके पास गर्मी नहीं थी। उन्होंने मेरे सामने आकर कहा, चुन्नू तो पाजेब के लिए इनकार कर रहा है। वह पाजेब कितने की थी मुझे बता दो, मैं उसके दाम दे सकती हूँ आपको। मैंने कहा, यह बात नहीं है बहन जी, बच्चे बच्चे हैं, आपने चुन्नी से सहूलियत से पूछा नहीं? उन्होंने उसी समय चुन्नू को बुलाकर मेरे सामने कर दिया। कहा, क्यों रे, बता क्यों नहीं देता कि तूने पाजेब देखी थी? चुन्नू ने जोर से सिर हिलाकर इनकार किया और बताया कि पाजेब आशुतोष के हाथ में मैंने देखी थी और वह पतंग वालों को दे आया है। मैंने खूब देखी थी, वह तो चांदी की थी। तुम्हें ठीक मालूम है। हाँ, वह मुझसे कह रहा था कि तू भी चल, पतंग लाएंगे। पाजेब कितनी बड़ी थी बताओ तो? चुन्नू ने उसका आकार भी बता दिया।
जितनी वह थी। मैंने उसकी माँ की तरफ देखकर कहा, देखिए ना, पहले यही कहता था कि मैंने पाजेब देखी भी नहीं और अब कहता है देखी तो थी। माँ ने मेरे सामने चुन्नू को खींच कर धम धम पीटना शुरू कर दिया। कहा, क्यों रे, झूठ बोलता है, तेरी चमड़ी ना उधेड़ी तो देखना। मैंने बीच में चप करके चुन्नू को बचाया। वह शहीद की भांति पिट रहा था, रोया बिल्कुल नहीं और एक कोने में खड़े होकर आशुतोष को घूर घूर के देख रहा था। खैर मैंने सबको छुट्टी दी, कहा जाओ बेटा चुन्नू खेलो। उसकी माँ को कहा, आप उसे मारिएगा नहीं और पाजेब कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। चुन्नू चला गया। सब उसकी माँ ने पूछा कि आप उसे कसूरवार समझते हैं? मैंने कहा कि मालूम तो होता है कि उसे कुछ पता है और वह मामले में शामिल भी है। इस पर चुन्नू की माँ ने पास बैठी हुई मेरी पत्नी से कहा, चलो बहन जी, मैं तुम्हें अपना सारा घर दिखाई देती हूँ, एक एक चीज देख लो, हमारे यहाँ पाजेब हो तो बता देना। मैंने कहा, छोड़िए भी, बेबात क्यों बात बढ़ा रही हैं। खैर जिस तिस भांति बखेड़ा टला। मैं इस झंझट में दफ्तर भी नहीं जा पाया। शाम को दफ्तर से लौटा तो श्रीमती जी से सूचना दी कि आशुतोष ने सब बतला दिया। 11 आने पैसे में उसने पाजेब पतंग वाले को दे दी है। पैसे उसने थोड़े थोड़े करके देने को कहे हैं। 5 आने जो दिए वह चुन्नू के पास है। इस तरह रत्ती रत्ती बात उसने सब बता दी। कहने लगी कि मैंने बड़े प्यार से पूछ पूछ कर उसके पेट से सब कुछ निकलवा लिया। 2-3 घंटे मगज मारती रही। हाय राम, बच्चों को भी क्या जीव होता है। मैं सुनकर खुश हुआ। मैंने कहा, चलो अच्छा है, अब 5 आने भेजकर पाजेब मंगवा लो। लेकिन ये पतंग वाला भी कितना बदमाश है, बच्चों के हाथ से ऐसी चीजें लेता है, उसे पुलिस में दे देना चाहिए, उचक्का कहीं का। फिर मैंने पूछा कि आशुतोष कहाँ है? उन्होंने बताया कि बाहर ही कहीं खेल खाल रहा होगा। मैंने कहा कि बंसी जाकर उसे ले आओ। बंसी गया। उसने आकर कहा कि वह भी आते हैं। क्या कर रहा है? चुन्नू के पास गिल्ली डंडा खेल रहा है। थोड़ी देर में आशुतोष आया, तब मैंने उसे गोद में लेकर प्यार किया। आते आते उसका चेहरा उदास हो गया था। गोद में लेने पर भी वह कोई विशेष प्रसन्न मालूम नहीं हुआ। उसकी माँ ने खुश होकर कहा कि आशुतोष ने सब बातें पूरी पूरी बता दी। हमारा आशुतोष बड़ा सच्चा लड़का है। आशुतोष मेरी गोद में टिका रहा, लेकिन अपनी बड़ाई सुनकर भी उसको कुछ हर्ष नहीं हुआ, ऐसा प्रतीत होता था। मैंने कहा कि आओ चलो, अब क्या बात? क्यों हजरत, तुमको 5 ही आने तो मिले ना, हमसे 5 आने मांग लेते। अब ऐसे मत करना आगे से। कमरे में जाकर मैंने उससे फिर पूछताछ की, क्यों बेटा, पतंग वाले ने 5 आने तुम्हें दिए ना? आशुतोष बोला, हाँ। अभी तो उसके पास होंगे ना? नहीं। खर्च कर दिए? नहीं। नहीं खर्च किए? हाँ। खर्च किए कि नहीं खर्च किए? उस ओर से प्रश्न करने पर वह मेरी ओर देखता उत्तर नहीं दिया। बताओ, खर्च कर दिए कि अभी बाकी हैं? जवाब में उसने एक बार हाँ कहा तो दूसरी बार ना कहा। मैंने कहा, ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें नहीं मालूम? हाँ बेटा, मालूम है ना। हाँ, पतंग वाले से पैसे चुन्नू ने लिए ना। हाँ, तुमने क्यों नहीं लिए? वह चुप। एक कन्या, कितनी कन्या थी बोलो? 2। बाकी पैसे? हाँ, दुन्नी भी थी। हाँ। मुझे क्रोध आने लगा। चपट कर मैंने, सच क्यों नहीं बोलते जी? सच बताओ, कितनी कन्या और कितना पैसा था? वह गुमसुम खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। बोलते क्यों नहीं? वह नहीं बोला। सुनते हो? बोला नहीं तो आशुतोष डर गया, अब कुछ नहीं बोला। सुनते नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? इस बार भी वह नहीं बोला तो मैंने कान पकड़कर उसके कान खींच लिए। वह बिना आंसू लाए गुमसुम सा खड़ा रहा। अब भी नहीं बोलोगे? वह घर के डर के मारे पीला हो गया, लेकिन बोल नहीं सका। मैंने जोर से बुलाया, बंसी यहाँ हो और इसको ले जाकर कोठरी में बंद कर दो। बंसी नौकर ने उठाकर कोठरी में उसे बंद कर दिया। 10 मिनट बाद फिर उसे बुलवाया गया। उसका मुंह सूजा हुआ था, बिना कुछ बोले उसके होठ हिल रहे थे। कोठरी में बंद होकर भी वह रोया नहीं था। मैंने कहा, क्यों रे, अब तो अकल आई? वह सुनता रहा, गुमसुम खड़ा रहा। अच्छा, पतंग वाला कौन सा है? दाई तरफ चौराहे वाला? उसने कुछ होठों में बड़बड़ा दिया जिससे मैं समझ नहीं सका। वह चौराहे वाला? बोलो। हाँ। देखो, अपने चाचा के साथ चले जाओ, बता देना कौन सा है, फिर उसे स्वयं भुगत लेंगे। समझते हो ना? यह कहकर मैंने अपने भाई को बुलाया और सब बात समझाकर कहा कि देखो, 5 आने के पैसे ले जाओ, पहले तुम दूर रहना, आशुतोष पैसे लेकर जाकर उसे दे देगा और पाजेब मांगेगा। अव्वल तो वह पाजेब लौटा ही देगा और नहीं तो डांटना और कहना कि तुझे पुलिस के सुपुर्द कर देंगे, बच्चों से माल खरीदते हो। समझे? नरमी की जरूरत नहीं है। और आशुतोष, जब अब जाओ, चाचा के साथ जाओ। और अपनी जगह वह खड़ा ही रहा। सुनकर भी वो टस से मस नहीं हुआ। नहीं जाओगे? उसने सिर हिला दिया कि नहीं जाऊंगा। मैंने उसे समझाकर कहा कि भैया, घर की चीज है, दाम लगे हैं, भला 5 आने में रुपयों का किसी के हाथ खो दोगे क्या? जाओ, चाचा के संग जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पैसे दे देना और अपनी चीज वापस ले आना। दे दो, जाओ, तुम्हारा इससे कोई सरोकार नहीं। सच है ना बेटे? जाओ। पर वे जाने को तैयार ही नहीं हुआ। मुझे लड़के की गुस्ताखी बहुत बुरी मालूम हुई। समझा कर बात कर रहे हैं, समझता नहीं है, सुनता ही नहीं है। मैंने कहा, क्यों नहीं जाएगा? उसने फिर सिर हिला दिया, नहीं जाऊंगा। मैंने प्रकाश, अपने छोटे भाई को बुलाया और कहा, प्रकाश, इसे पकड़ कर लेकर जाओ।
प्रकाश ने उसे पकड़ा और आशुतोष अपने हाथ पैरों से उसका प्रतिकार करने लगा। वह साथ जाना ही नहीं चाहता था। मैंने अपने ऊपर बहुत बहुत सब्र करके फिर आशुतोष को पुचकारा कि जाओ भाई, डरो नहीं, अपनी चीज घर में आएगी, इतनी सी बात समझते नहीं। प्रकाश ऐसे गोद में उठा कर ले जाओ और जो चीज मांगे उसे बाजार में दिलवा देना। जाओ जाओ आशुतोष। पर उसका मुंह फूला हुआ था। जैसे जैसे बहुत समझाने पर भी प्रकाश के साथ चला, ऐसे चला मानो पैर उठाना उसे भारी लग रहा था। 8 बरस का ये लड़का होने को आया, फिर भी देखो ना, किसी भी बात की उससे समझ नहीं। मुझे जो गुस्सा आया कि क्या बतलाऊं, लेकिन यह याद करके कि गुस्से से बच्चे समझने की जगह बिगड़ते हैं, मैं अपने को दबाता चला गया। खैर वह गया और मैंने चैन की सांस ली। लेकिन देखता क्या हूँ, कुछ देर में प्रकाश लौट आए। मैंने पूछा क्यों? बोला कि आशुतोष भाग गया है। मैंने कहा कि अब वह कहाँ है? वह रूठा हुआ है, घर में नहीं आता। जाओ पकड़ कर लेकर आओ। वह पकड़ा हुआ बुलाया गया उसे। मैंने कहा क्यों रे, तू शरारत से बाज दिया आएगा, बोल जाएगा कि नहीं? वह नहीं बोला तो मैंने कसकर उसके 2 चांटे जमा दिए। थप्पड़ लगते ही वह एकदम चीखा पर फौरन चुप हो गया। वह जैसे ही मेरे सामने खड़ा रहा, मैंने उसे देखकर गुस्से के मारे, ले जाओ इसे मेरे सामने से, जाकर कोठरी में बंद कर दो। इस बार वह आधा घंटे तक कोठरी में बंद रहा। मुझे ख्याल आया कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे कोई दूसरा रास्ता ही नहीं दिखता था। मार पीट कर मन को ठिकाना देने की आदत पड़ गई थी, कुछ अभ्यास ना था। खैर मैंने इस बीच प्रकाश को कहा, तुम दोनों पतंग वाले के पास जाओ, मालूम करना कि किसने पाजेब लिए। होशियारी से मालूम करना, मालूम होने पर सख्ती करना, नरमाई की जरूरत नहीं, समझे? प्रकाश गया, लौटने पर बताया कि उसके पास पाजेब नहीं है। सुनकर वह झल्ला गया। कहा कि तुमसे कुछ काम नहीं हो सकता, जरा सी बात तुमसे नहीं हुई। फिर अपनी सफाई देने लगा। मैंने कहा बस तुम जाओ। प्रकाश मेरा बहुत लिहाज करता था, वह मुंह डालकर चला गया। कोठरी खुलवाने पर आशुतोष को फर्श पर सोता हुआ पाया। उसके चेहरे पर अब भी आंसू नहीं थे। सच पूछो तो मुझे उस समय बालक पर काफी करुणा आई, लेकिन आदमी में एक ही साथ जाने क्या क्या विरोधी भाव उठते हैं। मैंने उसे जगाया, वह हड़बड़ा कर उठ बैठा और मैंने कहा कहो क्या हालत है? थोड़ी देर बाद वह समझा ही नहीं। फिर शायद पिछला सिलसिला उसे याद आया। झट उसके चेहरे पर वही चिड़, वही अकड़, वही प्रतिरोध के भाव दिखाई देने लगे। मैंने कहा या तो राजी राजी चले जाओ, नहीं तो इस कोठरी में फिर बंद कर देता हूँ। आशुतोष पर इसका विशेष कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ऐसा मुझे लगा। खैर उसने पकड़ कर लाया, समझाने लगा। मैंने निकाल कर उसे 1 रुपया दिया और कहा बेटा इसे पतंग वाले को दे देना, पाजेब मांग लेना, कोई घबराने की बात नहीं है, तुम समझदार लड़के हो। उसने कहा कि जो पाजेब उसके पास नहीं हुई तो वो कहाँ से देगा? इसका क्या मतलब? तुमने कहा ना 5 आने में पाजेब बेचिए, ना हो तो चुन्नू को भी साथ ले जाओ, समझे? वे चुप हो गया। आखिर समझाने पर जाने को तैयार हुआ। मैंने प्रेम पूर्वक उसे प्रकाश के साथ जाने को कहा। उसका मुंह भारी देखकर डांटने वाला ही था कि इतने में सामने उसकी बुआ आती दिखाई दी। बुआ ने आशुतोष के सिर पर हाथ रखकर पूछा कि कहाँ जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे लिए केले और मिठाई लाई हूँ। आशुतोष का चेहरा रूठा ही रहा। मैंने बुआ से कहा उसे रोको मत, जाने दो। आशुतोष रुकने को उद्यत था। वह चलने में आनाकानी दिखाने लगा। बुआ ने कहा क्या बात है? मैंने कहा कोई बात नहीं, जाने दो ना उसे। पर आशुतोष मचलने पर आ गया। मैंने डांट कर कहा प्रकाश इसे ले जाओ यहाँ से। बुआ ने कहा बात क्या है, क्या बात है? मैंने पुकारा बंसी तू भी साथ जा, बीच से लौटने ना पाए। सो मेरे आदेश पर दोनों आशुतोष को जबरदस्ती उठाकर सामने से ले गए। बुआ ने कहा क्यों उसे सता रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं, यूं ही। फिर मैं उसके साथ इधर उधर की बातें ले बैठा। राजनीति, राष्ट्र की, मोहल्ले में भी राजनीति होती है, ये कहाँ क्या हुआ, क्या होना चाहिए इत्यादि चर्चा मैं उनके साथ करता रहा। इसी प्रकार कुछ बातें हुई। फिर छोटा सा बक्सा सरका कर वो बोली इनमें वे कागजात हैं जो तुमने मांगे थे, मैं लेकर आई। और यहाँ यह कहकर उन्होंने बास्केट बास्केट जैकेट जेब में हाथ डाला और पाजेब निकालकर सामने रख दी, जैसे सामने बिच्छू हो। मैं भयभीत भाव से कह उठा यह क्या? बोली उस रोज भूल से ये मेरे पाजेब मेरे जेब में ही चली गई थी। इसी के साथ कहानी खत्म होती है और बहुत सारे प्रश्न और उन प्रश्नों के उत्तर हमें दी जाते हैं। थैंक यू सो मच।